खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। अच्छा, आपका स्वागत है हमारे चैनल में बात करने के लिए। जी थैंक यू, धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको बधाई, आपकी सरकार को बधाई कि आप लोगों ने कोरोना महामारी को बहुत ही प्रभावी तरीके से रोकने में और उसके प्रसार को बाधित करने में कामयाबी हासिल की है। और इसके साथ ही जो 2-3 सवाल हैं वो शिक्षा से जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ पहले से ही बहुत ही संवेदनशील रहा है नक्सलवाद को लेके, और नक्सलवाद की जो मूल समस्या मानी जाती है, जो अब तक जितने भी रिपोर्ट आए हैं, जितने भी एक्सपर्ट की राय रही है, उसमें उसके 2 कारण बताए जाते हैं। एक तो अशिक्षा और दूसरी बेरोजगारी और गरीबी। तो जब से आपकी सरकार आई है, आप नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कौन सी योजना चला रहे हैं और किस तरह से उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को शिक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं? आपने कहा सर भी एक उसमें बात ही है। और बेरोजगारी की जहाँ तक सवाल है कि इतने दिनों तक वहाँ पे किसी प्रकार की भर्ती नहीं हुई। हम लोग भर्ती नहीं हुई। हम लोग का प्रयास यही रहेगा कि वहाँ पर जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार से उसको किस प्रकार से उसको जोड़ा जाए, क्योंकि जब तक बेरोजगारों को आप नहीं जोड़ेंगे, युवाओं को अगर नहीं जोड़ेंगे, तब तक ये इस प्रकार की समस्या से हम जूझते रहेंगे। तो हमारी सरकार इस प्रकार हमारी सरकार उसमें पहल कर रही है कि जो भी वहाँ पर छोटे काम हो रहे हैं उनको इसमें किस प्रकार से उनको जोड़ा जाए। जो बड़े बड़े जो काम होते हैं उसको छोटा करके और वहीं के बेरोजगार लोगों को उसमें जोड़ेंगे। वहाँ जो नक्सली क्षेत्र है वहाँ पर ग्रामीणों को, जो हमारे युवक लोग हैं, उनको GRD एक वहाँ बनाया गया जिसमें उनको भर्ती किया गया। वो उनको आगे रखकर वहाँ की लड़ाई लड़ी गई, काफी सफलता उसमें मिली। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग चाहते हैं कि नक्सली क्षेत्र में जहाँ 15 साल से जगरमुंडा जैसे घोर नक्सली क्षेत्र जहाँ पर 15 साल से स्कूल बंद थे, वहाँ पर स्कूल खोला गया। वहाँ के बच्चों को मूल धारा में लाने का प्रयास किया गया। जहाँ टीचर व्यवस्था नहीं थी वहाँ पर खनिज न्यास के मद से टीचरों की भर्ती की गई, वहाँ पढ़ाई की समुचित व्यवस्था की गई। तो ये मुख्य धारा से लाने का हमारा प्रयास रहेगा। और आगे भी हम लोग जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ के आर्थिक स्थिति को किस प्रकार से मजबूत किया जाए। आपने देखा होगा कि हमने तेंदुपत्ता का जो रेट था, जो 250 रुपये प्रति मानी बोरा था, उसको बढ़ाकर 4000 रुपये प्रति मानी बोरा किया गया। वहाँ जो वनोपज हैं उनकी खरीदी के लिए MSP लागू किया गया, खरीदी दर तय किया गया ताकि उनको उचित जो मूल्य है वो मिल सके। हम लोगों ने आगे सोच करके कि जहाँ वनोपज पाए जाते हैं उनका जो संग्रहण करते हैं, संग्रहण करने के बाद उसका किस प्रकार से वैल्यू एडिशन किया जाए ताकि उनको अच्छी कीमत मिल सके। तो ये अगर रोजगार से उनको जोड़ेंगे, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, शिक्षा से उनको जोड़ेंगे, तो ये हमारा जो प्रयास है वो आगे सफलीभूत होगा। नक्सलवाद के अगर सबसे ज़्यादा शिकार हुए हैं राजनीतिक दलों के मामले में तो वो कांग्रेसी नेता हुए हैं, और आपकी बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोग नक्सलवाद के हमलों में शहीद हुए और उनका परिवार तबाह हुआ। तो आपको लग रहा है कि जो योजनाएं अब आप चला रहे हैं, जिस तरह से स्कूल खोल रहे हैं, जिस तरह से वहाँ उन प्रभावित क्षेत्रों में आप रोजगार मुहैया करा रहे हैं, तो उससे नक्सलवादी गतिविधियों में कमी आएगी या वहाँ के नौजवान नक्सलवाद की तरफ आकृष्ट न होकर मुख्य धारा में जुड़ेंगे?
वो या तो उनके दो ही रास्ते हैं, या तो वो तो रोजगार की तरफ जुड़े, वो तो रोजगार की तरफ जुड़े। अगर उनको हम रोजगार अगर नहीं देते तो कौन तरफ वो जोड़ेंगे। तो उनकी सोच हमारे यही है कि जो युवक लोग हैं वहाँ के बेरोजगार लोग हैं उनको हम लोग साथ में लेके चलेंगे। लेकिन यह भी देखा गया है कि छत्तीसगढ़ में जहां बीजेपी की लगभग 15 साल सरकार रही, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उतना प्रभावी नहीं रहा। तो आप लोगों ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को क्या और स्ट्रेंथन किया है, या जो व्यवस्था पहले से चली आ रही थी उसी को चला रहे हैं? उसमें हम लोग बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, और जो उसमें जो कटौती की गई थी, जो वायदा करके कि हम 35 किलो प्रति परिवार देंगे, लेकिन उन्होंने उसको कम किया। हम लोगों ने वायदा किया था अपने घोषणा पत्र में कि हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से जो परिवारों को जो उनकी चावल था उसको हम लोग देंगे, और हम लोगों ने इसमें पहल किया, और आज सभी परिवारों को जो हमने वायदे किया था उसके अनुसार से चावल उनको दिया जा रहा है। प्रेम जी, पिछले चुनाव में आपका एक ये भी नारा था और आपने अपने घोषणा पत्र में डाला था कि बीजेपी के कुशासन के दौरान जो घोटाले हुए हैं उसकी आप लोग जांच कराएंगे अगर सत्ता में आए तो। और अब तो आपकी सरकार है, तो क्या कुछ घोटाले जो आप लोग आरोप लगाया करते थे उसकी जांच हुई और उसमें कुछ निकल के आया कि कौन लोग शामिल थे उसमें? नहीं, उसकी जांच चल रही है। और देखिए, हम लोग जब चुनाव हुए, चुनाव के बाद कई प्रकार के और चुनाव आए, लोकसभा के चुनाव आए, उस समय तक पूरी किसी प्रकार कोई काम नहीं हो पाई। उसके बाद पंचायत चुनाव आए, उसके बाद किसी प्रकार की काम आगे नहीं बढ़ी। लेकिन जांच हमारी जारी है, और जांच के लिए हम लोग ने एसआईटी का गठन किया गया है, और जांच कमेटी का हो रही है, जांच हो रही है। लेकिन अभी कोरोना आ गया, अब कोरोना महामारी आ गया, उसी कारण प्रभावित हो रही है। तो हमारी तो कोशिश है कि उनकी जांच हो, और जो भी दोषी हो किसी को बख्शा न जाए, सबके ऊपर कार्रवाई हो। कोरोना के बारे में कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से जितनी मदद मिलनी चाहिए राज्यों को उतनी नहीं मिल रही है। तो छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है? क्या आप लोगों का जो ड्यू शेयर है वो केंद्र सरकार से आपको मिल रहा है जितना आपको मिलना चाहिए केंद्र से? लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार मांग कर रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सोच रखा कोरोना महामारी के संबंध में, लॉकडाउन के संबंध में, और उनका जो सीमा बंद करने के संबंध में, तो उसका परिणाम आज हमको दिख रहा है कि अन्य राज्यों की तुलना में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बेहतर है। लेकिन उसके बावजूद भी जो उन्होंने कई बीमा करने की कई कर्मचारियों को दिया गया है, लेकिन इसमें सर्वाधिक आपके पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी और अन्य जो जिला के अधिकारी हैं वो भी इसमें काम कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में कर रहे हैं। तो उनको भी इस बीमा में उनको सम्मिलित करना चाहिए, जिससे कि लोग भी अच्छे ढंग से काम कर सकते हैं। हम लोग ने बहुत सहायता के लिए मांगी है। हम लोग देखिए, रायपुर हमारा राजधानी है, यहाँ किसी प्रकार की कोई केस नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इसको रेड जोन में रखा गया है। तो ये इस प्रकार की जो लग रहा है कि देखा देखी उसमें काम हो रहा है। अभी हम लोगों ने जो स्कूल, मैंने कहा कि इतना लंबे समय तक हमारा स्कूल बंद रहेगा, हमने कहा कि जो हमारे इतने लंबा समय से स्कूल बंद रहेगा वो स्कूल जाना जरूरी है बच्चों के लिए। तो कुछ मामलों में राज्य सरकार को भी इसको अधिकार देना चाहिए, लेकिन इसमें अभी बातचीत उसमें हो रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत से यहाँ की जो मांग है उसको उठा रहे हैं। लेकिन अगर इसमें कोई भेदभाव अगर करेगा, कोई राजनीति करेगा, तो ऐसी बात नहीं है। कोरोना महामारी है और सबको मिलके हमको लड़ना है, तभी ये हमारे महामारी यहाँ से दूर होगा, हम लोग सुरक्षित रहेंगे। ये हम प्रेम जी, आप के कहने का मतलब ये है कि केंद्र सरकार रेड जोन का जो निर्धारण कर रही है उसमें भेदभाव कर रही है? हाँ, दिख तो रहा है सर। और ये जो शराब की दुकानें खोलने का फैसला लिया था केंद्र सरकार ने,
जिसके चलते आज पूरे देश में अलग अलग राज्यों में बहुत बड़ी तादाद में लोग शराब की दुकानों के बाहर खड़े दिखाई दे रहे हैं। आपके राज्य में भी काफ़ी लंबी लाइनें दिखाई दे रही हैं शराब पीने वालों की, शराब खरीदने वालों की। तो इसको क्या आप ठीक मानते हैं कि राजस्व के लिए क्या किसी भी हद तक का जोखिम ले लेना चाहिए सरकारों को? नहीं, इसमें देखिए अभी क्योंकि महामारी एक जो महामारी है और इसी कठिन परिस्थिति में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की जो एडवाइजरी है उसका पूरी तरह से छत्तीसगढ़ पालन कर रहा है और उन्हीं के दिशा निर्देश पे ये दुकानें खुली गई हैं। हम लोग पूरी सोशल डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस का पूरा पालन करते हुए उनकी सुरक्षा का देखते हुए हम लोगों ने काम किया और जो यहाँ की जो राज्य सरकार ने जो समय तय किया कि कब खुलेंगी, लेकिन दुकानें खुलने का, कौन से क्षेत्र में क्या दुकानें खुलेंगी, इसका तय केंद्र सरकार के द्वारा होती है और उसका हम लोग पूरा पालन करते हैं। अच्छा, कई राज्य सरकारों ने जो कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी, उनके लिए 1 करोड़ रुपए तक की बीमा राशि का ऐलान किया है। आपके राज्य में किस तरह की व्यवस्था की गई है इस महामारी से लड़ रहे कर्मचारियों के लिए? महामारी से लड़ने के लिए जो योद्धा हमारे काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मी है, नर्सिंग स्टाफ है, उसके अलावा भी पुलिसकर्मी है, जिला प्रशासन के बहुत जहां पर हॉट स्पॉट है वहां भी जो काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी बीमा में जोड़ना चाहिए, जिससे कि वो लोग भी एक योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं, अपने परिवार से अलग रह के एक जान जोखिम में रख के काम कर रहे हैं, तो इनको भी उसमें शामिल करना चाहिए। इस महामारी का असर आपके वहाँ परीक्षाओं पर कितना पड़ा है? क्या आपके राज्य में जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो समय से हो चुकी हैं या वो भी लंबित हैं इस वजह से? ये कोरोना महामारी जो चूंकि वैश्विक महामारी है और इसका सभी राज्यों में शिक्षा के परीक्षाओं पर पड़ा है। सीबीएसई की परीक्षा हो, चाहे सिटी बोर्ड की परीक्षा हो या अन्य कोई परीक्षा है, जिन परीक्षाएं नहीं हो पाई है उन परीक्षाओं को हम लोग ने स्थगित किया और जो क्लासे में होम एग्जाम थे, बोर्ड नहीं थे, उनको हम लोग ने प्रमोशन से अगले क्लास में बैठने की उसमें अनुमति प्रदान की, क्योंकि हमारे यहाँ बोर्ड की परीक्षाएं 10वीं और 12वीं की तो पूरी हो गई थी, लेकिन कुछ विषय रह गए थे, वो अभी स्थगित है। जैसा सीबीएसई के बोर्ड और भारत सरकार तय करेगी उसके आधार पर हम लोग उसमें उसकी परीक्षा का तय निर्धारित करेंगे। आपके वहाँ जो रेशियो है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, वो जो सरकारी मानक है मानव संसाधन मंत्रालय का, उसके मुताबिक पूरा है या आपके वहाँ भी वैकेंसीज हैं अध्यापकों की? नहीं, वैकेंसियां हैं और उसकी पूर्ति करने का हम प्रयास कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने अभी 15,000 की भर्ती का विज्ञापन निकाला, उसके एग्जाम हुए, उसमें पास हुए और उसके पूरे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो चुका, क्योंकि लॉकडाउन के कारण ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। जैसे आखिर सवाल ये है हमारी तरफ से कि इस कोरोना महामारी को लेके आप अपने राज्य की जनता और जो आपके प्रवासी मजदूर रहे हैं दूसरे राज्यों में, अगर वो लौट के आते हैं आपके राज्य में, तो उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनके जीविका उपार्जन के लिए आपके पास किस तरह की अल्टरनेटिव व्यवस्था है? जो हमारे राज्य के जो मजदूर बाहर काम कर रहे हैं, एक वो जैसे यहाँ पे आते हैं तो एक समस्या तो रहेगी, लेकिन फिर भी हम लोग ने रोजगार की यहाँ पूरा व्यवस्था करेंगे। मनरेगा में काम है या अन्य दूसरे, क्योंकि जो कुछ लोग यहाँ भी काम कर रहे थे दूसरे राज्य के, वो लोग भी जाने के इच्छुक रखते हैं, तो यहाँ हम लोग पूरी उसकी कार्य योजना बना रहे हैं किस प्रकार से उनको रोजगार दे सकते हैं और पूरी सरकार उसमें अपनी तरफ से कार्य योजना बनाकर अपने रखेगी। लेकिन जो मजदूर बाहर हैं उनके लिए किस प्रकार की व्यवस्था होगी, ट्रेन की भी हम लोग मांग कर रहे हैं। अगर ट्रेन मिल जाए तो वहाँ वो लोग आ सकते हैं। कई राज्यों में दिया भी है। जैसे बच्चे हमारे कोटा में पढ़ रहे थे, पहले उत्तर प्रदेश पहले वहाँ अनुमति मिल गई, बिहार में आपको पहले अनुमति मिल गई, तो ये लगता है कि हमारे आखिरी में हमारे यहाँ अनुमति मिलती है। हम लोग रेल का मांग की है कि हमारे
मजदूर कोई जम्मू में है, कोई दिल्ली में है, कोई तमिलनाडु में है और कहीं कहीं है, तो वो लोग भी आना चाहते हैं। तो इसकी अगर व्यवस्था अगर होती है तो निश्चित रूप से हम लोग उसका लाके यहाँ पर फिर उनको क्वारंटाइन में रखेंगे। उसके बाद फिर उनको जो हो सकता है उसमें हम लोग उसकी व्यवस्था उसकी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको प्रेम जी, हमारे चैनल से बात करने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।